अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे मुझे सुन रहे हैं इस टाइम सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है आज, स्टेट ऑफ मैटर का, नॉलेज 4.4 लेक्चर नंबर 2। आप जानते हैं कि कल हमने नॉलेज 4.4 के दो एसएलओस थे जिनको हमने कवर करना था। फर्स्ट एसएलओ को तो हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्दर आज हमने डिस्क्राइब करनी है प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, लाइक ज्योमेट्रिकल शेप्स, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन्स, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल ग्रोथ। इन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए कल के लेक्चर को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था रेगुलर पैटर्न में एक तरतीब में अगर कोई पार्टिकल सॉलिड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और अगर इरेगुलर पैटर्न है तो वो एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, और आप मेरे साथ जरा ये रिवाइज भी कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, खाली शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉइलिंग का ताल्लुक लिक्विड के साथ होता है, और इसका होगा रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट। रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट, रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि रेंज के अंदर ये मेल्ट होगा। जैसे ग्लास, तो ग्लास को जब हम हीट करते हैं तो ऑलमोस्ट ग्लास 500 डिग्री पे सॉफ्ट होता है पहले, और अराउंड 550 डिग्री पे जाके वो कंप्लीट मेल्ट होता है। इन बिटवीन इसकी सॉफ्टनेस में पहले इंक्रीज आता है और फिर जाकर ये मेल्ट होता है। एग्जैक्ट किसी एक टेम्परेचर पे ये कंप्लीट मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये निशानी होती है एमॉर्फस सॉलिड्स। इसी वजह से ग्लास को हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होता, सॉलिड से सॉफ्ट होता है और उसके सॉफ्ट होने के बाद हम उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी इसके अंदर डिसिप्लिन होगा, रेगुलर पैटर्न होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर छोटे छोटे वो एरियाज जहां पर आपको ऑर्डर नजर आएगा, हम उन्हें क्रिस्टलेट्स भी कहते हैं, क्रिस्टलेट्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बतानी है। आज हमने फर्दर पढ़ना है अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये आज हमारा टॉपिक है। उसके बाद उसके अलावा कल हमने और भी चीजें सारी डिटेल से देखी थी, इनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने कंपेयर किया था। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एसेंशियल फॉर appreciating how their unique structure contribute to their physical characteristics। किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके अंदर पार्टिकल्स का क्या रोल है, उनके अंदर स्ट्रक्चर का क्या रोल है। Here we will explore geometrical shapes, एक तो ये पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेंगे। क्लीवेज प्लेन्स एंड क्रिस्टल हैबिट्स। इन बिटवीन एक और प्रॉपर्टी आती है एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। कल भी आपको दिखाई थी, ये वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स को हमने आज एनालाइज करना है। फर्दर अगर आप देखें, विच अराइज फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंजमेंट, पता है हमें सब। अब ये ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं? एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, और मेटालिक केस, मेटालिक सॉलिड के केस में भी आपको पता है केटाइंस होते हैं, कल आपको दिखाया था। इन देयर 3 डायमेंशनल शेप्स। अच्छा, यहां पर वर्ड लिखा हुआ 3 डायमेंशनल शेप्स। कुछ बुक्स में हो सकता है जब आप पढ़ो तो 2 डायमेंशनल शेप्स भी लिखा हो। अब 2 डायमेंशनल शेप का मतलब यहां पर क्या होता है, देखें इसको जरा फुल स्क्रीन पे। अब 2 डायमेंशनल शेप से मुराद क्या? मसलन ये है तो 3D शेप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस एरिया में ये बनी है वो 2D है। तो अगर किसी बुक में ये लिखा है कि पिक्चर्स आर देयर इन 2D स्पेस,
तो 2D स्पेस का मतलब वो पेज को ले रहा है, पेज तो 2D है ना, उस 2D पे 3D शेप, यानी जो हमारे पास क्रिस्टल होगा वो 3 डायमेंशनल ही होगा, लेकिन पेज पे जब हम उसको बनाते हैं तो वो 2D एरिया में बना होता है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो सारे के सारे 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो यही बात बता रहा है वो आगे, मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस द अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिक्स। अब ये क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन लैटिक्स भी कहते हैं, ये क्या है इसको जरा मैं एक शेप से समझाता हूं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये वो जगह हैं जो मैंने कल आपको बताया था, इन्हें बोलते हैं लैटिक्स पॉइंट्स। दीज आर लैटिक्स पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर कौन सी चीजें अटैच हो सकती हैं? नंबर 1 एटम, नंबर 2 मॉलिक्यूल, नंबर 3 यहां पर आइंस भी आ सकते हैं, नंबर 4 यहां पे कैटाइंस आएंगे। तो ये तो कल मैंने बता दिया था आपको, इन्हें लैटिक्स पॉइंट्स कहते हैं। ये लैटिक्स पॉइंट्स की जो अरे है, अरेंजमेंट सारी, ये क्रिस्टल लैटिक्स है, ये क्रिस्टलाइन लैटिक्स है। अब इस क्रिस्टलाइन लैटिक्स का, इसके अंदर क्या नजर आएगा आपको? इस क्रिस्टलाइन लैटिक्स में अगर आप देखें तो क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार? ये चीज रिपीट हो रही है बार बार। अब जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। मसलन इसमें क्या है बार बार, देखे ना, इसी तरह के ब्लॉक्स हैं, इसी तरह के ब्लॉक्स हैं जो बार बार आगे पीछे नीचे ऊपर आसपास सारे यही लगे हुए हैं। अगर मुझे एज अ साइंटिस्ट, एज अ केमिस्ट इसके बारे में पूरा जानना है तो मुझे सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे एक क्यूब को पढ़ना है। जो मैं इसके बारे में समझूंगा, जो मैं इसके बारे में जानूंगा, वो मैं बाकी भी एनालाइज कर सकूंगा, उसको मल्टीप्लाई करके या उसको एड ऑन्स करके उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें हमारी 2 टर्म्स क्लियर हो गई आपको, क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल उस स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं क्रिस्टल लैटिक्स के, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे अबाउट अ होल स्ट्रक्चर, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। फर्दर हमने क्या पढ़ना है? क्रिस्टल सिस्टम, रेफरेंस टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये क्या है? इन क्रिस्टलोग्राफी देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, मेनली क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल जिसे हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक। अब इसमें कहना क्या चाहता हूं, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर्स देख लें, जो मैंने 7 नाम दिए, ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये बेसिकली बने कहते हैं, मैं इसी क्यूब को लेता हूं, ये जो क्यूब बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, पहले इस क्यूब के हम कंपोनेंट्स देखते हैं। इस क्यूब के टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं या 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके? अगर आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें या किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें तो उस पे आपको 3 एक्सिस नजर आएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसको आपने यहां पर नाम दे दिया है ए बी सी। अगर आप यहां सिलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली ये ए है, ये बी है, सॉरी ये सी है, जो ऊंचाई है उसको आपने सी का नाम दिया है, यानी ये सी है, इस तरह आपने इसको सी का नाम दिया, और ये नीचे जो बेस लाइन है ये बी है, ओके। किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें तो आपको यहां पर 3 ही एक्सिस मिलेंगे, ए बी सी, जिसको हम एक्स वाई जी भी कहते हैं। तो यानी 3 हमारे पास साइड्स हो गई, ए बी सी। अब रहे एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स, जरा गौर करें स्टूडेंट्स। पहला एंगल है बिटवीन ए एंड सी। बिटवीन ए एंड सी जो एंगल आप देख रहे हैं उसे हम नाम देते हैं बीटा। यानी एंगल तो अब डिसाइड होगा ना कि आपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ए बी सी में से कौन सा लेटर आपने असाइन किया है। लेट्स से मैंने यहां पर ए और सी असाइन किया है, तो ए और सी के दरमियान में बी मिसता तो एंगल बीटा। इसी तरह
एंगल बिटवीन ए एंड एंगल बिटवीन ये जो हमारे पास ए एंड बी है, ए एंड बी, इसके दरमियान में जो एंगल होगा उसे गैमा कहेंगे, गैमा एंगल। इसी तरह बी और सी के दरमियान में एंगल होगा उसे अल्फा कहेंगे। ठीक है, तो देयर इज 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा किस किस दो साइडों के दरमियान में एंगल होगा? अल्फा होगा ए एंड सी के दरमियान में। बीटा किसके दरमियान में होगा? शाबाश, बीटा होगा ए एंड, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, ए एंड बी के दरमियान में गैमा होगा, ए एंड सी के दरमियान में बीटा होगा। और इसी तरह सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको मैं दोबारा लिखना चाहूंगा। अल्फा है ना ए, तो ये होगा बी एंड सी के दरमियान में। बीटा है, बी है, यानी ये होगा ए और सी के दरमियान में। गैमा है तो ये होगा ए और बी के दरमियान में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो ए बी सी में से जो लेटर मिस होगा उसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स को नाम देंगे। यानी देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। इन 6 एलिमेंट्स को हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनको जानना, क्रिस्टलोग्राफिक्स इन्हें हम कहेंगे। हम किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक्स देखना चाहते हैं तो हम उसके 3 साइडें देखेंगे उसकी, और 3 ही हम एंगल देखेंगे, अल्फा, बीटा, गैमा, जो कि हम आगे यही करने वाले हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। इसी क्रिस्टल सिस्टम की बेस पे 7 क्रिस्टल्स को हम देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि हम उसको कंप्लीट एनालाइज भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है कि ए साइड बराबर होती है बी के, सी के, और तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं 90 के। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये वो केमिकल्स हैं जो इस तरह की अरेंजमेंट में रहते हैं। चलें एक सिमुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्यूबिक फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक सिमुलेटर आ रहा है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये मेरे पास यूनिट सेल की ऑप्शन है। तो जरा मैं रिफ्रेश कर लूं एक दफा जी। एक मिनट लगेगा, ये सर जस्ट, हाँ जी हो गया। सबसे पहले ये तो देखे ना, ये क्रिस्टल लैटिक्स है, ठीक है ना, ये पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिक है क्यूब का। इस पर कई ज्यादा क्यूब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तो एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना चाहता हूं, बाकी चीजें वही हैं सारी। अब इसमें देखें मैंने किया क्या है, ये ए बी सी सबकी लेंथ लेट से 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, सबकी लेंथ बराबर है। और आप यहां पे अल्फा बीटा गैमा को एडजस्ट कर सकते हो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। देखें मैंने इन सबको एडजस्ट किया है, तो ये देखें, ठीक है। इसलिए जब ड्रैग करते हैं थोड़ा सा ये शक्ल को बिगाड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी शक्ल को मेंटेन कर लेता है। ये देखें सारी साइडें ए बी सी, 3 साइडों का नाम दिया है, और एंगल इनमें जो है वो सारे के सारे सी और ए के दरमियान में बीटा का एंगल हो, ए और सी के दरमियान में बीटा का एंगल होगा, ए और बी के दरमियान में गैमा का एंगल होगा, बी और सी के दरमियान में अल्फा का एंगल होगा। तो ये सारे एंगल 90 के हैं और साइडें भी बराबर। ऐसी शक्ल को क्यूबिक कहते हैं। एक तो ये हो गई। अब चलते हैं दूसरी शेप की तरफ जिसका नाम है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में करना क्या होगा, हमें एंगल्स तो नहीं चेंज करने, लेकिन सिर्फ एक साइड को बदलना है, एक साइड हमने अनइक्वल करनी है। तो यानी हम एक काम करते हैं, सी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जैसे ही हम सी को थोड़ा छोटा करेंगे तो आप देखें शेप का नाम चेंज हो गया, टेट्रागोनल हो गया शेप का नाम, ठीक है। एंगल मैंने चेंज नहीं किए, एंगल 90 के हैं, ठीक है। अच्छा, इनको नहीं चेंज करना, ये इसकी डार्कनेस और कलर शेडिंग के लिए है, ये हमारे से इसका ताल्लुक नहीं है कोई, ठीक है। आपने एंगल्स को 90 का ही रखा है, और लेकिन सिर्फ एक एंगल को आपने छोटा, मतलब एक साइड को आपने छोटा कर दिया है, तो ऐसा करने पे टेट्रागोनल बनेगा। अब जरूरी नहीं ऐसा हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको बढ़ा दें, वापस दोबारा क्यूबिक बन गया, आप पहली 2 साइडों को छोटा कर दें, ठीक है। अभी भी ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल का मतलब ये नहीं है कि सी को छोटा करना है, टेट्रागोनल का मतलब है सी अनइक्वल हो ए और बी के। इस केस में देखो मैंने सी को बड़ा रखा है, ए और बी को छोटा किया है, तब भी टेट्रागोनल है। अगर मैं ए और बी को बड़ा कर देता हूं और सी को छोटा कर देता हूं तो तब भी ये टेट्रागोनल ही होगा। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि सी छोटा हो या बड़ा हो, जरूरी है सी अनइक्वल हो ए और बी के।
इसलिए आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह की ये शेप्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सी बड़ा करके भी दिखाई जा सकती है, सी को छोटा करके भी दिखाई जा सकती है, इस बात का आपने ख्याल करना है। तो टेट्रागोनल भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोहोम्बिक। ऑर्थोहोम्बिक में क्या करना होता है, हमने एंगल को नहीं चेंज करना, एंगल सारे 90 के ही रहेंगे, उसकी एग्जांपल्स आगे लिखी हुई हैं। हमने इनकी साइडों को चेंज करना है, मतलब ए को बी के बराबर नहीं रहने देना, बी को सी के बराबर नहीं रहने, सारी साइडें अनइक्वल कर देनी है। जैसे हम अनइक्वल करते हैं, देखें जरा, मतलब कि एंगल को तो मैंने 90 ही रखा, लेकिन एक साइड को मैंने छोटा कर दिया, एक को मैंने और छोटा कर दिया, सारी साइडें अनइक्वल कर दी हैं, तो आप देखें ये ऑर्थोहोम्बिक हो गया है। ठीक है ना, ऑर्थोहोम्बिक शेप कुछ इस तरह की होती है। ये इसकी एक्चुअल शेप नजर आ रही है, यानी साइड कोई भी बराबर नहीं होगी, लेकिन एंगल सारे अभी भी कितने के हैं, 90 के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब 6 में से 3 सिस्टम तो हमें याद हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रोम्बोहेड्रल। अच्छा, रोम्बोहेड्रल का एक और नाम भी होता है, वो क्या होता है, अभी आपने पीछे देखा, यहां से आप जरा दोबारा से रिकॉल कर लें, यहां पे लिखा हुआ रोम्बोहेड्रल के 2 नाम है, रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं उसको, ट्राइगोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ बुक्स में ट्राइगोनल लिखा हो सकता है, कुछ में रोम्बोहेड्रल लिखा हो सकता है। अच्छा, मैं ऑर्थोहोम्बिक पे बात करना चाह रहा हूं कि हमारा मकसद यहां पे एबीसी को अनइक्वल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको छोटा रखते हैं किसको बड़ा रखते हैं, जिसको मर्जी बड़ा छोटा रखें, शेप उससे चेंज होगी। देखें ना, शेप ओवरऑल तो चेंज आया शेप के अंदर। ठीक है ना, ये सीपीयू टाइप, कंप्यूटर टाइप, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, वैसा बन गया, लेकिन शेप ऑर्थोहोम्बिक है। क्योंकि ऑर्थोहोम्बिक के लिए जरूरी क्या है, एबीसी का अनइक्वल होना, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं हमने देखना, एंगल सारे के सारे 90 के होने चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा जी, ये 2 शेप्स हमने देख ली हैं, और अब हम देखने वाले हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या करेंगे, साइडें सारी बराबर कर देंगे, दोबारा एंगल 2 90 के रखेंगे, और एक एंगल को 90 से बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। समझ गए आप, तो एक एंगल को हमने बदलना है, तो बदलते हैं उसको। देखिए, यानी साइडें सारी हमने बराबर कर दी, और एक एंगल को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये ले, अभी थोड़ी देर तक चेंज हो जाता है, जस्ट अ मिनट। ये सिमुलेटर लगता है हैंग हो गया है, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आते हैं अक्सर, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स लगेंगे, ये हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। जी जी स्टूडेंट्स, तो हम रोम्बोहेड्रल को डिस्कस कर रहे थे, तो एक दफा हम रोम्बोहेड्रल के पैरामीटर्स को दोबारा देखते हैं। हमने कोई भी साइड को, सॉरी, रोम्बोहेड्रल देख लिया था हमने हमने ऑर्थोहोम्बिक देख लिया था, रोम्बोहेड्रल देखना है। सारी साइडें बराबर करेंगे, एक एंगल को जस्ट हमने बदलना है, तो अभी वो चेंज करते हैं। सारी साइडें बराबर हैं, एक एंगल को 90 से हम बढ़ा देते हैं। जैसे हम एक एंगल को 90 से बढ़ाएंगे, तो जैसे यहां पे 105 हुआ, तो इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरह से। जी, अभी ये थोड़ा सा इसको मैनेज करता है, एडजस्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली जिसमें 2 एंगल 90 के हैं, और एक एंगल जो है 2 एंगल 90 के हैं और एक एंगल 90 के बराबर नहीं है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो आपने यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर गैमा, और ये सब कुछ 90 के बराबर नहीं है, ये हमने एक मिस्टेक कर दी। कोई भी चीज 90 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अभी जो हमने शेप बनाई है वो मोनोक्लिनिक है, जिसमें आपने देखा साइडें हमने उसमें बराबर नहीं रखी, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें यहां पे। बेसिकली रोम्बोहेड्रल के लिए ए बी गैमा, यानी ए अल्फा बीटा और गैमा को अनइक्वल करना है 90 के। ठीक है, यानी कि हम यहां पर इन सबको 90 से बड़ा कर देते हैं, लेकिन आपस में बराबर रखते हैं, यानी 105 का कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने साइडें सारी बराबर रखी,
एंगल सारे बराबर रखे, लेकिन कोई भी एंगल 90 का नहीं है, सारे एंगल 105 के 105 के 105 के हैं। तो ये जो अब शक्ल तरतीब दी गई है, शक्ल आपके सामने आई है, इस शक्ल को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? रोम्बोहेड्रल का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रोम्बोहेड्रल आपको समझ आ गया। क्या इसमें 105 के एंगल होना जरूरी है? नहीं, आप यहां पर थोड़े एंगल इनके बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इक्वल होने चाहिए एंगल, ये जरूरी है। या इवन के इनके एंगल शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, 75 के भी सबके अगर एंगल शॉर्ट भी कर दें जी। अभी इसको ये दोबारा आ गया रोम्बोहेड्रल, यानी एंगल का ये नहीं है कि 90 का हो, 90 से बड़ा हो, ये 90 के नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी यहां पर एंगल आप सेट कर सकते हैं, सारे बराबर हों, साइडें भी सारी बराबर हो, तो शक्ल को रोम्बोहेड्रल का नाम देंगे जी। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में करना क्या है, हमने ए बराबर है बी, यानी दो साइडें बराबर रखनी है और एक साइड को हमने बड़ा करना है। तो पहले हम इतना करके देखते हैं। तो हम दो साइडों को ए और बी को बराबर करते हैं और सी को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक साइड को बड़ा रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने एक एंगल जो है, दो एंगल 90 के रखने हैं और एक एंगल जो है वो 120 का। ठीक है, तो हम बेसिकली कहा तो उसने है गैमा एंगल 120 का रखना है, और आपको पता है गैमा एंगल कहां पे होता है, लेकिन यहां पर हम कोई भी वैसे कर सकते हैं। यहां पे गैमा एंगल हम 120 का कर देते हैं और बाकी जो दो एंगल हैं वो हम करते हैं 90 के। 90 के, ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आप देखें ये जो एंगल है जी, ये जो एंगल है यहां पर ये 120 का है, और बाकी इसके अंदर जो एंगल हैं बिटवीन सी एंड डी, ये जो इसके अंदर एंगल है सॉरी बिटवीन ए एंड सी, यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास 120 का एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहरहाल पैरामीटर्स हम अपने तौर पे फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं क्लियरली दो एंगल 90 के हैं और एक एंगल 120 का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी शेप को हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब चलते हैं मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनोक्लिनिक में हमने क्या करना है, कुछ भी बराबर नहीं रखना, ए बराबर ना हो बी के, बी बराबर ना हो सी के, दो एंगल 90 के रखने हैं और एक एंगल हमने जो है 90 के अनइक्वल करना है। ठीक है, अनइक्वल में आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो पहले तो साइडें सारी अनइक्वल करते हैं, ये सारी साइडों को मैंने अनइक्वल कर दिया। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, कैसे भी अनइक्वल कर सकते हैं, अनइक्वल होनी चाहिए। और दो एंगल 90 के करने हैं आपने, और एक एंगल 90 का नहीं होना चाहिए, चाहे वो 120 का हो, 120 से छोटा हो, बड़ा हो, इसलिए डिफरेंट बुक्स में आपको इसकी डिफरेंट तरह की शेप्स मिलेंगी। बहरहाल कोई भी ऐसी शक्ल हो जिसमें तीनों साइडें बराबर ना हो, दो एंगल 90 के हों और एक एंगल अनइक्वल हो 90 के, तो वो चाहे वो बीटा कर लें आप, या गैमा को आप वापस कर दें, इस तरह से बीटा को आप कर दें, तो भी वो मोनोक्लिनिक है। जरूरी नहीं कि गैमा ही होगा, यानी कि जरूरी नहीं कि ये जो डायमेंशंस यहां लिखी हैं आपने उस पर गैमा को ही 90 के अनइक्वल करना है, आप बीटा को कर दें। कोई से दो एंगल 90 के होने चाहिए और एक एंगल यहां पर भी कोई से दो एंगल 90 के होने चाहिए, एक एंगल 120 का होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी आपने जो एंगल्स करने, या तो चलो सारे बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं करने थे आपने यहां पर। ठीक है, रोम्बोहेड्रल के अंदर। तो अब चलते हैं हम, मोनोक्लिनिक भी हो गया, उसकी एग्जाम्पल्स भी लिखें। लास्ट में है ट्राइक्लिनिक, सब कुछ अनइक्वल करना आपने, ना कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है। तो ये देखिए अगर ना कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। ट्राइक्लिनिक का यहां पर ये आ गया, देखें ये ट्राइक्लिनिक, कोई भी साइड बराबर नहीं है और कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास ट्राइक्लिनिक आएगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है, मोनोक्लिनिक में आपने दो एंगल बराबर रखे थे 90 के और साइडें कोई बराबर थी। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में फर्क क्या है कि ना कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको ज्योमेट्रिकल सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब हम स्लाइड्स की तरफ वापस मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो मैंने आपको सिखाया। लास्ट में आपको बाकी सारे तो समझ आ गए हैं, लेकिन आपको हेक्सागोनल में कंफ्यूजन होगी। वजह क्या है कि अक्सर बुक्स में हेक्सागोनल की शेप ऐसे बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा बताता चलूं ये शेप बनी ऐसे कैसे है। स्टूडेंट्स आप जरा गौर कीजिए, ये वही बॉक्स है जो यहां पर पर्पल कलर से हाईलाइटेड है, ये वही बॉक्स है जो मैंने अभी आपके साथ सिमुलेशन में हेक्सागोनल का डिस्कस किया। ठीक है,
अगर आप इसको बुक में देखोगे तो बुक में तो शायद इसको ऐसे बनाया हो इस तरह से, अब ये शायद आपको हेक्सागोनल वैसा नहीं लग रहा, लेकिन इस तरह के बॉक्सेस को जब आप जमा करोगे तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही बनती है, ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही बनती है, ठीक है। इसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 का है, उसके अलावा हमारे पास ये जो एंगल है इसको जरा थोड़ा क्लीन करते हैं फिर आपको समझ आएगा, इसको क्लीन करते हैं जी जी, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, यहां पर 90 का एंगल है, उसके अलावा यहां पर ये तीन, ये एंगल 90 का है, ये एंगल जो है इसके साथ ये 90 का है, लेकिन ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 120 का होगा। इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जरा पेंसिल वगैरह पड़ी है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा, देखिएगा, या ट्यूब रॉड दे दें, कोई रॉड दे दें या कोई इस तरह की कोई चीज दे दें जी, ये दे दें, हाँ जी ये दे दें मुझे, ये मुझे स्क्रीन में ले आए आप। इट्स जस्ट लाइक, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ये ए है, देखिएगा ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये मैंने कॉर्नर को सिलेक्ट किया यहां से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये अगर एंगल देखें, ये एंगल 90 का है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में भी एंगल 90 का है, लेकिन इनके दरमियान में जो एंगल है वो स्टूडेंट्स 120 का है, यानी दो एंगल 90 के हैं, दो साइडें भी बराबर हैं, एक साइड बड़ी है और एक एंगल 120 का है। जब आप इसको देखेंगे सिमुलेशन में, आपने देखा था इस तरह का एक क्यूब नजर आ रहा था जो थोड़ा टेढ़ा था। मैं आपको एक दफा ये सिमुलेशन में दोबारा दिखा देता हूं, और उसी तरह के बॉक्सेस को हमने क्या करना है जी, ये देखें, यानी कि हमने करना क्या है कि दो साइडें हमने बराबर करनी है, ठीक है, दो साइडें हमने बराबर करनी है, एक साइड को हमने लंबा करना है, दो एंगल हमने 90 के करने हैं और एक एंगल हमने 120 का करना है। तो अभी थोड़ी देर तक ये चेंज हो जाता है, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एक इशू है, कभी कभार ये हैंग करता है, सॉरी, इस तरह से था कि दो साइडें बराबर, एक साइड बड़ी, ये 90 के 100 के नहीं करने थे, एंगल 90 के करने थे जी। अब ये 90 के हो गए और एक 120 का हो गया, तो ये देखें ये हेक्सागोनल, ये अब ये इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ये इस तरह देखें इसको, ये वो शेप है जो आपकी बुक में शायद बनी होगी। इस तरह की शेप्स को अगर आप कंबाइन करेंगे इस तरह से, ये एक क्यूब ये नजर आ रहा है आपको हार्ड लाइंस के अंदर, ठीक है, इस तरह के पीछे क्यूब पड़े हैं, तो ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरह ऊपर और फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगी, बेसिकली ग्रेफाइट ऐसी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फर्दर स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूब की, तो सिंपल क्यूब फर्दर आगे से फेस सेंटर टाइप में होता है, बॉडी सेंटर टाइप में होता है, सिंपल क्यूब होता है। तो इन चीजों को आप बड़ी क्लासों में फर्दर पढ़ेंगे। इस तरह सिंपल जो हमारे पास टेट्रागोनल शेप थी वो आगे से बॉडी सेंटर में होती है, हेक्सागोनल में आती है। टोटल यानी एक सिंपल क्यूब की आगे से टाइप्स देखें तो 4 टाइप्स हैं टोटल, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और अगले सफे पे देखें 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 टाइप्स की हमारे पास फर्दर आगे से ओरिजिन्स हैं, जिसका बेसिकली है तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन आप बड़ी क्लासों में जाके देखोगे कि यही 7 क्रिस्टल सिस्टम आगे जाके इनमें से फर्दर डिवीजन्स निकलती हैं जो 14 ब्रेविस लैटिक्स बनते हैं। वो हमारा बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, हमारे एसएलओ में वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इन वेल रेगुलर पैटर्न के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, और दे आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब आती है कंसिस्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। क्या मतलब है इसका कंसिस्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप? ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप, जो मैंने पीछे दिखाई है आपको, ड्यू टू देयर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये जो क्रिस्टलाइन शेप्स आपने देखी हैं, ये मल्टीपल शेप्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अरेंज करती हैं। फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स क्या हैं? यही जो मैंने अल्फा बीटा गैमा आपको पढ़ाए एंगल, दे आर इंटरफेशियल एंगल्स।
एट विच द सरफेस इंटरसेक्ट्स आर ऑलवेज सेम। अभी आपको मैंने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया, इस 7 क्रिस्टल सिस्टम की खूबी क्या है, खास बात क्या है कि ये जो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है, इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, आप अगर इसे NaCl को सॉलिड लो, NaCl का पाउडर लो, इसको क्रश कर दो, लेकिन इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, क्यूबिक, जो कि इस तरह का होगा, क्रश करने पे भी इसके क्रिस्टल्स क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, अपने एंगल्स को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने NaCl को क्रश किया तो इसकी ज्योमेट्री तबाह हो गई, नहीं नहीं नहीं, इसकी ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी। इवन वेरी फाइन पाउडर जो पार्टिकल्स हैं वो इसी तरह से इसी पैटर्न में अरेंज रहेंगे। तो ये खूबसूरती होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। आगे चलते हैं। इसी का नाम, इसी प्रॉपर्टी का नाम हमने किताब में रखा है कंसिस्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। वी ऑल नो दैट जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं, वेल ऑर्डर्ड हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है इतनी एनर्जी देंगे तो ये सारे टूट जाएंगे, इसलिए इनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू डिसरप्ट द बॉन्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लीवेज प्लेन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लीवेज प्लेन्स क्या होता है? क्लीवेज प्लेन्स को समझाने के लिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूं। अक्सर घर में खवातीन कपड़े को हाथ से फाड़ती हैं, तो कभी वो जल्दी फट जाता है और कभी उसको टाइम लगता है। तो ऐसा क्या है? डेफिनेटली अगर वो कपड़े को ऐसे फाड़ेंगी, ऐसे उसको कट करेंगी कि जहां पर उसका फैब्रिक इस तरह से है कि उसको कट करने में मदद करे। मसलन एक कपड़ा है, उसके फाइबर्स ऐसे हैं, सीधी बात, अगर इसकी उसकी सिलाई ऐसे है तो अगर आप इधर से उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये आराम से दो हिस्सों में अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन फाइबर ऐसे हैं, ठीक है, फाइबर ऐसे हैं, और फाइबर ऐसे होने के बाद इंटरवीव है और आप इस तरह से कट करने की कोशिश करें तो इसका डिस्टर्ब होना या इसको काटना मुश्किल है, हाथ से इसको फाड़ना मुश्किल है। सिमिलरली ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, अपने आप को एक पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री है जिसका मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं आपको। 3D शेप में यहां नहीं बना सकता और ना इसकी मुझे कोई सिमुलेशन मिली मैं आपको दिखा सकूं। इसके अंदर होता क्या है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल्स ने अपने आप को जोड़ा हुआ है, लाइक दे आर एटम्स, आयंस, ये कुछ भी हो सकते हैं। जनरली हम इन पार्टिकल्स को इस तरह से शो कर देते हैं। तो नंबर 1, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये किस तरफ से जल्दी टूटेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं हैमर करता हूं, तोड़ता हूं, तो कभी भी ये सीधा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं होगा ये बिल्कुल सीधा क्लीवेज प्लेन में टूटे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये अगर मैं इसको हैमर करता हूं यहां से, जरा मुझे स्क्रीन में, अगर मैं इसको हैमर करता हूं यहां से, तो हो सकता है इस तरह, यहां पे जैसे इसको हैमर करूं तो ये हिस्सा यहां से ऐसे टूटे, ऐसे टूटे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। प्लेन्स यानी क्लीवेज टूटना, यानी ये जो सॉलिड टूटेगा ये प्लेन्स में टूटेगा, प्लेन में नहीं, प्लेन्स। और ये प्लेन्स एक दूसरे पे इंक्लाइंड होंगे। अब ये इंक्लाइंड होने का एंगल चेंज होगा, क्योंकि सारे क्रिस्टल्स इस तरह से थोड़ी होते हैं, किसी की शक्ल ऑर्थोहोम्बिक है, किसी की ट्राइक्लिनिक है, किसी की हेक्सागोनल है, डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये सबके क्लीवेज प्लेन्स के एंगल्स भी, प्लेन्स के दरमियान में जो एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। अगली बात आपको समझाने वाला हूं, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर। एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर में आपको मैं ये समझाऊंगा, मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो ये मुश्किल टूटेगा, लेकिन अगर आप इसको इस डायरेक्शन से तोड़ते हैं तो ये क्या टूटेगा, आराम से टूट जाएगा, उसके प्लेन सपोर्ट करते हैं उसको। इसी तरह यहां पर भी डायरेक्शनल बिहेवियर है। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं वो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में पार्टिकल्स ने अपने आप को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया हुआ है, जस्ट लाइक जो मैंने कपड़े की मिसाल दी आपको। तो इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लीवेज में टूटना, यह है क्लीवेज प्लेन्स। और इन्हें क्यों एनिसोट्रॉपी कहा गया है? क्योंकि क्लीवेज होना, प्लेन्स का टूटना, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, और डायरेक्शन की वजह से अरेंजमेंट का फर्क पड़ता है और उस वजह से इनके क्लीवेज प्लेन्स में भी फर्क पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा हैबिट ऑफ क्रिस्टल। लेक्चर हमारा वाइंड अप होने वाला है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल को जरा मैं कैजुअल एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। हम अक्सर बात करते हैं कि फर्ज करो हमारे यहाँ पे पंजाबी घर के अंदर एक अंग्रेज का बच्चा आ गया है, पैदा हुआ और किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी मिसहैप की वजह से वो यहाँ पर रह गया।
तो अंग्रेज का बच्चा बड़ा खूबसूरत पंजाबी घर में, ऐसा घर जो जुगते लगाता है, जोक्स करता है, बच्चा बड़ा होगा 25 साल का हो गया, क्या वो अंग्रेजी बोलेगा? वो तो शुद्ध पंजाबी बोलेगा। तो अगर वही अंग्रेज का बच्चा वहां पर होता जो उसका असल घर है, तो वो अंग्रेजी बोलता। तो इसका मतलब वो बच्चा तो वही है, लेकिन उसका मीडियम चेंज किया हमने, हैबिट चेंज किया हमने, तो उसका ग्रोइंग स्टाइल चेंज हो गया। सिमिलरली NaCl की बात करें तो NaCl को पानी में जब डालें, तो पानी में डालने से पहले वो क्यूबिक था, पानी में वो डिसॉल्व होगा, NaCl में Na+Cl- अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब NaCl को रिक्रिस्टलाइज करोगे तो दोबारा क्यूबिक ही बनेगा। ये NaCl का ग्रोइंग स्टाइल है कि वो क्यूब की शक्ल में अरेंज होता है। लेकिन आप इसी पानी का माहौल चेंज कर दें, क्या ऐड करके? 10% यूरिया ऐड करके। जैसे ही पानी में 10% यूरिया ऐड करेंगे, पानी का माहौल चेंज होगा, एनवायरमेंट चेंज होगा। तो एनवायरमेंट चेंज होने से NaCl जो क्यूबिक शक्ल में ग्रो करता है, वो निडल लाइक शक्ल में ग्रो करेगा, क्योंकि उसका आपने हैबिट चेंज कर दिया। क्योंकि पानी में वो क्यूब था, पानी में वो क्यूबिक शेप की क्रिस्टल्स बनाता था, लेकिन यूरिया में तो वो नहीं बनाएगा 10% यूरिया सोल्यूशन में। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये पानी में उसकी ग्रोइंग स्टाइल है और ये यूरिया सोल्यूशन के अंदर उसकी ग्रोइंग स्टाइल है। This is habit of crystal. The growing style of crystal, the growing style of any solid is called habit of crystal. We can change by changing the environment. I hope students कि आपको ये नॉलेज अच्छे तरीके से समझ आ गया है। लास्ट पे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट योरसेल्फ है, इसको जरा आप एक दफा देख लें। क्वेश्चंस को बेसिकली हमने सारे क्वेश्चंस अपने लेक्चर में देख लिए हैं। व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन? पता है हमें। Why do physical properties such as melting point differ between amorphous and crystalline solid? क्योंकि अरेंजमेंट का फर्क है, एक का शार्प होता है, एक का शार्प नहीं होता। Why do crystalline solid typically have well defined melting point? What is meant by habit of crystal? How can it may vary among crystalline solids? Definitely different crystalline solids के different habit of crystal होंगे, सारे थोड़ी क्यूबिक होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और हैबिट ऑफ क्रिस्टल का ताल्लुक इससे भी होता है कि पार्टिकल्स का साइज कितना है। सारे क्यूब की शक्ल में नहीं आ सकते, नहीं तो सारे क्यूब बनते। किसी ने क्यूब में आना है, किसी ने ट्राइगोनल में आना है, किसी ने हेक्सागोनल में आना है। इट्स ऑल डिपेंड्स द टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड द साइज ऑफ पार्टिकल। कितने बड़े बड़े पार्टिकल हैं, कितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो उस लिहाज से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए डिफरेंट क्रिस्टल्स का हैबिट क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट एक क्रिस्टल का आप हैबिट चेंज भी कर सकते हैं एनवायरमेंट को चेंज करके। ये बात आपने याद रखना है। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल नेचुरली इन सिंथेटिक एनवायरमेंट? ये आपने रिसर्च करना है, हमारे SLO का पार्ट तो नहीं है, बड़ा ये आपकी रिसर्च के लिए है। व्हाई डू क्रिस्टलाइन सॉलिड टेंड टू ब्रेक अमंग स्पेसिफिक प्लेन? व्हाई एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट? अमॉर्फस में तो कोई पैटर्न होता ही नहीं ना, वो टूटेगा कहां पर? क्लिविश तो वहां बनेंगे जहां पर एक पैटर्न है, एमॉर्फस में कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, आप कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस नॉलेज को कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी, सवाल है तो पूछें। ऑल ओके? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।